सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने पॉलिटी के लेक्चर के तहत आज आपको संसदीय विधेयक पढ़ाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि संसदीय विधेयक क्या है, और प्रश्न यह भी उठता है कि यह विधेयक कब कानून बनता है और इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, संसदीय प्रक्रिया के तहत विधेयक एक प्रकार का प्रस्तावित कानून है। प्रस्तावित कानून का मतलब यह हुआ कि संसद में जो कानून बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्ताव हो कि भाई इस क्षेत्र में ये कानून बनना चाहिए, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो कि भाई इस क्षेत्र में ये कानून बनना चाहिए। तो यह जब संसद के दोनों सदनों, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में हो, जब ये प्रस्तावित कानून पेश किया जाता है और वहां पारित होने की प्रक्रिया में रहता है, तब तक वो विधेयक कहलाता है, यानी बिल कहलाता है। और जब संसद के दोनों सदनों से यह पारित हो जाता है और पारित होने के पश्चात जब इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तब जाके यह विधेयक एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, लॉ हो जाता है। ठीक है ना। तो प्रस्ताव विधेयक जब पारित हो गया दोनों सदनों से, विधेयक, और विधेयक के बाद कानून, ये तीन प्रक्रियाओं में होकर भारत के संसदीय प्रक्रिया के तहत कोई कानून का निर्माण होता है। ये एक प्रक्रिया है, पूरी लंबी प्रक्रिया है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। हालांकि विधेयक कई प्रकार का होता है। साधारण विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता, कई प्रकार के विधेयक है। आज जनरली हम लोग विधेयक की प्रक्रिया पढ़ेंगे, और विधेयक की प्रक्रिया के तहत हम लोग आज साधारण विधेयक पढ़ेंगे। ये लंबा है। इसके बाद हम लोग धन विधेयक पढ़ा जाएगा। साधारण विधेयक के बाद हम लोग धन विधेयक पढ़ेंगे। धन विधेयक के बाद संविधान संशोधन विधेयक पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय पॉलिटी के तहत ये एक कठिन टॉपिक है कि कानून कैसे बनता है, और इससे कई बार पीसीएस या आईएएस या अन्य वनडे एग्जाम जो भी पढ़ो, इससे बड़ी गहन प्रश्न आ जाते हैं। जैसे संसद में कानून बनने की प्रक्रिया के तहत किस वाचन के दौरान बहस, बड़े गहरे स्तर पर बहस होता है, या किस वाचन के दौरान सेलेक्ट कमेटी को या प्रवर समिति को जो है विधेयक भेज दिया जाता है, समिति को भेज दिया जाता है, या प्रथम वाचन का मूल अर्थ क्या है, या तृतीय वाचन का मूल अर्थ क्या है, थर्ड रीडिंग का। तो इसके तहत ये कोई साधारण सी बात नहीं है। अगर आ जाए कि संसद में कानून किस प्रकार से निर्मित होता है, तो आपको तीनों वाचन बताने पड़ेंगे, कैसे पेश होता है, प्रथम वाचन क्या है, द्वितीय। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है, और ये एक टॉपिक जो है वो गहन अध्ययन की मांग करता है। तो आज हम लोग इस कठिन टॉपिक को समझा जाएगा और पूर्ण रूप से जाना जाएगा कि भारत की संसदीय प्रक्रिया के तहत कोई प्रस्ताव कानून कैसे बनता है, कोई प्रस्ताव, कोई मोशन एक्ट कैसे बनता है। आज हम लोग इसी को जाना जाएगा। ठीक है ना। तो विधेयक एक प्रकार का जो है वो प्रस्तावित कानून होता है, जो संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, और पारित होने के बाद जब इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। देखिए, प्रस्तुति के आधार पर यानी जो व्यक्ति इसको प्रस्तुत करता है, उस आधार पर जो विधेयक होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। पहला सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी।
अब सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल या नॉन गवर्नमेंट, मतलब क्या हुआ? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सरकारी विधेयक, तो नाम से स्पष्ट सरकारी विधेयक मतलब कि सरकार का कोई व्यक्ति पेश करे। यानी जब कोई मंत्री परिषद का सदस्य विधेयक पेश करता है तो उसको बोला जाता है सरकारी विधेयक। और मंत्री परिषद से इतर, भले ही भाजपा का शासन है, लेकिन भाजपा का कोई वह सदस्य जो नहीं है सरकार में, तो सरकारी विधेयक नहीं माना जाएगा। सरकारी विधेयक का मूल मतलब यह हो गया कि यह विधेयक सरकार के किसी सदस्य या मंत्री परिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ठीक है ना? तो सरकारी विधेयक का मतलब यह हो गया कि अगर मंत्री परिषद का कोई विधेयक इसे पेश करता हो तो वह सरकारी विधेयक हो जाएगा। मंत्री परिषद से इतर संसद का कोई भी सदस्य इसे पेश करता हो तो वो क्या हो जाएगा? गैर सरकारी विधेयक हो जाएगा। ठीक है ना? अब आइए हमने बताया जैसा कि जो विधेयक होता है ये कई प्रकार का होता है। मुख्य रूप से हमने आपको बताया कि साधारण विधेयक, जिसमें लगभग सभी आ जाते हैं, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो आज हम लोग एक लंबी प्रक्रिया के तहत हम लोग जानेंगे कि असल में साधारण विधेयक क्या होता है और साधारण विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, कैसे वो कानून के रूप में बनता है। ठीक है, आज इसको जाना जाएगा। देखिए, साधारण विधेयक जनरली एक ऐसा विधेयक है जिसमें साधारण विषय सम्मिलित है, यानी किसी साधारण विषय पे कानून, जैसे वो धन विधेयक नहीं है। ठीक है ना? जो धन विधेयक नहीं है तो साधारण विधेयक है, यानी जिसमें वित्त की बात नहीं है, धन की बात नहीं है, जनरली सिंपल साधारण विधेयक हो गया। ऑर्डिनरी बिल हो गया, सिंपल विषय होने चाहिए। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और भी बहुत सारे विषय हो गए, उस पे अगर कानून बन रहा है तो साधारण विधेयक है। लेकिन अगर कहीं भी मनी वाली बात आ गई, फाइनेंस वाली बात आ गई, तो वो अलग विधेयक हो गया। और किसी विधेयक के माध्यम से संविधान का कोई अनुच्छेद प्रभावित होता हो, किसी अनुच्छेद में नए सेक्स जोड़े जाते हो, तो वह संविधान संशोधन विधेयक होगा। यानी संविधान के जब आर्टिकल पर प्रभाव पड़ जा रहा है तो वह संविधान संशोधन विधेयक हो रहा है। आज हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे साधारण विधेयक के बारे में। देखिए, संसद में जनरली वही कानून या वही विधेयक कानून बन पाता है जो सरकारी व्यक्ति द्वारा पेश हो। तो आप मान के ये चलिए, देखिए, चाहे सरकारी विधेयक हो चाहे गैर सरकारी, दोनों को पास करने का तरीका यही है जो मैं बताने जा रहा हूं। साधारण विधेयक चाहे वो सरकारी व्यक्ति द्वारा पेश हो चाहे वो गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा पेश हो, किसी के द्वारा अगर पेश हो, दोनों का पारित होने का तरीका एक है। इसलिए आप दोनों समझ के चलिए, दोनों को। एक बार अभी हाल ही में एक गैर सरकारी विधेयक भी पारित हुआ। अब किसी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा प्रस्तावित कानून लाया जाए जो समाज के लिए हितैषी हो, एक दूरदृष्टि का कार्य करता हो, तो जाहिर सी बात है सरकार के लोग, हालांकि आज के युग में राजनीतिक विरोध का युग है, केवल विरोध के लिए विरोध किया जाता है, तो ऐसे में आशा नहीं की जा सकती है कि कोई सरकार जो है किसी गैर सरकारी व्यक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करे। लेकिन अगर अच्छा होता तो पास होता है, ऐसा नहीं होता है। जनरली गैर सरकारी विधेयक ही ज्यादा कानून बनते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो किसी भी गैर सरकारी विधेयक का कानून बनने की 3 प्रक्रिया होती है। जब कोई सरकारी विधेयक किसी सरकार के सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो इसके 3 चर्चा के विषय होते हैं, यानी इसके 3 रीडिंग होते हैं। ठीक है ना? पहला, प्रथम वाचन। इसके यानी कि कोई विधेयक जब संसद में पेश किया जाता है तो इसके पारित होने के तहत 3 वाचन की प्रक्रिया होती है, यानी 3 बार चर्चा की प्रक्रिया होती है, 3 बार रीडिंग की प्रक्रिया होती है। पहला प्रथम वाचन, दूसरा द्वितीय वाचन और तीसरा तृतीय वाचन। ठीक है ना? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग।
एक तरीके से आप बोल सकते 3 प्रकार की बहस होते हैं, 3 बार चर्चा होती है, ठीक है ना। यानी किसी विधेयक को, किसी साधारण विधेयक को अगर कानून बनना है तो 3 बार उस पर वाचन होंगे, 3 बार चर्चा होगा, 3 बार बहस होगा, 3 बार रीडिंग होगा। अब क्या है ये 3 वाचन? प्रथम वाचन। प्रथम वाचन का मतलब हुआ कि विधेयक को पेश करना, यानी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जब विधेयक को पेश करता है कि भाई फला विधेयक हम पेश कर रहे हैं जिस पर कानून बनना है, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए कि प्रथम वाचन का मतलब यही हो गया कि भाई विधेयक को पेश करना, यानी जैसे विधेयक पेश किया, मान लिया गया प्रथम वाचन है, सबके पास एक एक पेज दे दिया गया कि भाई यही प्रस्तावित कानून है और इसी पे कानून बनना है, ठीक है। यानी बिल जो पेश करना होता है, संसद के किसी सदन में बिल को पेश करने की जो प्रक्रिया है वही प्रथम वाचन हो गया। अब आइए द्वितीय वाचन। अब द्वितीय वाचन में जब हम लोग पहुंचते हैं, दे दिया था भाई अब इस पे इस दिन डिस्कशन होगा, आज ये पेश हो गया है, अब इस पे चर्चा होगी, बहस होगा, क्वेश्चन रखे जाएंगे। अब आजकल तो ये प्रक्रिया इतनी होती नहीं, आजकल तो तोड़ फोड़ होती है, लाठी डंडा चलता है, गाली गलौज होता है, मुंह पे स्याही फेंक दिया जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब ये तो हालांकि संसदीय प्रक्रिया के तहत ये सारी घिनौनी क्रियाएं नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूं, लेकिन देखिए सिद्धांत तो यही कहता है कि बिल पेश किया गया, चर्चा का दिन दे दिया गया, जिस दिन बहस और चर्चा हो रही है दैट इज द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग। यानी कि अगर आपसे यह प्रश्न आवे एग्जाम में कि विधेयक के पारित होने की क्रिया के तहत किस वाचन के दौरान गंभीर बहस होती है, गंभीर चर्चा होती है, क्वेश्चनिंग होती है, जोड़ तोड़ की बात की जाती है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो वाचन की क्रिया हो गई वो हो गई द्वितीय वाचन। ये विधेयक के पारित होने के केस में एक गंभीर चरण है। विधेयक का पारित होना, नहीं पारित होना, विधेयक की कमी, उसकी अधिकता, उसके लाभ, उसके हानि, उस पर विरोध, उस पर समर्थन, ये सारी चीजें निर्भर द्वितीय वाचन पर कर रही हैं, क्योंकि यही पूरे विधेयक का पूरा जो आंतरिक चीज है, आंतरिक गुण विशेषता है, वो सब पूरा इसी में खुलता है, ठीक है ना। तो द्वितीय वाचन जो है वो विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा होती है। अच्छा, आज के जमाने में चूंकि बहुमत की सरकारें भी बन रही हैं और सरकार पहले से किसी विधेयक को पारित करने के पहले सब जोड़ तोड़ कर ली रहती है, तो जाहिर सी बात है सिलेक्ट कमेटी को या किसी समिति को बहुत कम भेजा जाता है, क्योंकि सरकार पूरा मूड बना के, जैसे इस समय नई शिक्षा नीति आई हुई है तो सरकार की पहले सब मूड है। कोई कानून जब सरकार पारित करती है तो सरकार के पास पूरा समर्थन रहता है, तो समिति के पास जाने की कोई बात नहीं। तो द्वितीय वाचन में बहस होता है, चर्चा होता है, खूब जम के जो भी है आलोचना या प्रत्यालोचना, जो भी कुछ सारी चीजें इसमें हो रही हैं, सरकार जवाब भी देती है, सारी चीजें इसमें की जाती है, ठीक है ना। अगर समर्थन मिल गया, जैसा कि मिल ही जाता है, तो तत्काल इसे क्या कह दिया जाता है कि भाई पारित होने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अगर विरोध बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है, जैसा आप अक्सर देखते हैं महिला आरक्षण विधेयक एक बड़े स्तर पर विरोध हो जाता है, बहुत सारे विधेयक है आज तक जो फंसे हुए, महिला आरक्षण विधेयक एक बड़ी बात है, इसमें आप देखिए वो आज तक ही पारित नहीं हो पाया है। तो ऐसे विधेयक जिस पर बहुत ज्यादा एक मत नहीं हो पाता तो उसको समिति को दे दी जाती है, लेकिन सरकार जो विधेयक जनरली लाती है वो अपने लिए ही लाती है और उसका पारित हो जाना निश्चित रहता है, और सरकार का जनरली बहुमत भी होता है लोकसभा में, तो वो पारित करा लेती है अपने ताकत के बल पर, अपने बहुमत के बल पर। तो द्वितीय वाचन में चर्चा हो रहा है, बहस हो रहा है, क्वेश्चनिंग, सारी चीजें हो रही हैं, और अगर बहुत विवाद नहीं है तो जाहिर सी बात है पारित होने की प्रक्रिया में यह विधेयक चला जाता है। अगर नहीं होता है, तो अगर नहीं सहमति बनती है, नहीं एकमत होता है, बहुत बड़ा स्तर पे विरोध हो जाता है, तो समिति को दी जाती है, समिति निश्चय करके बताती है। अगर विरोधियों के द्वारा उसमें कुछ काट छांट करवाना है तो काट छांट हो जाता है।
नहीं तो सैद्धांतिक रूप से विधेयक को मंजूरी मिल जाती है। सेकंड में चर्चा ही मेन बात है और इसी सेकंड के ही बहस पर, सेकंड रीडिंग के बहस पर ही पूरा निर्भर है कि विधेयक पारित होगा या नहीं। अब आइए तृतीय वाचन। विधेयक का पारित होना ही तृतीय वाचन है। जैसे प्रथम वाचन विधेयक का पेश करना है, वैसे तृतीय वाचन जो है वो विधेयक का क्या है, पारित होना है। यानी विधेयक पारित कैसे हो रहा है, ये तृतीय वाचन के अंतर्गत है। ठीक है ना। तृतीय वाचन में बहुत कुछ होता नहीं है, बस इसमें विधेयक को पारित कर दिया जाता है और कुछ नहीं है, क्योंकि सारा जो क्रियाकर्म है वो तो द्वितीय वाचन में हो ही चुका है। जितना बहस है, जितना डिस्कशन है, जितना आप जितना कह सकते हैं आलोचना प्रत्यालोचना, सारी चीजें कमी बेसी सब बता दी गई इसमें। तृतीय वाचन में जनरली इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चरण किसी विधेयक के लिए वो द्वितीय वाचन ही है और तृतीय वाचन में विधेयक का पारित होना होता है। अगर सरकार का बहुमत है तो जाहिर सी बात है सरकार उसको पारित करा देती है, और नहीं तो वोटिंग इत्यादि हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कोई सरकार वोटिंग के लिए जल्दी जाती नहीं है, क्योंकि हर बार वोटिंग सरकार के बहुमत परीक्षण की बात हो जाती है, तो सरकार तो जाती नहीं है, पहले से बहुमत रहता है और तृतीय वाचन में वह पारित हो जाती है। ये जो प्रक्रिया मैंने बताया, चाहे ये लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा हो, क्योंकि जो साधारण विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो आपने प्रक्रिया बताया ये किस सदन का है। साधारण विधेयक के केस में यह किसी भी सदन में पेश किया जाता है और ये जो प्रक्रिया मैंने बताया वो प्रथम सदन का है। अब वो प्रथम सदन चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। साधारण विधेयक के लिए प्रथम सदन की ये प्रक्रिया मैंने बता दी। अब जब प्रथम सदन से ये पारित हो गया, प्रथम सदन कुछ भी हो, लोकसभा या राज्यसभा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि साधारण विधेयक जो कहीं पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अब जब प्रथम सदन में ये पारित हो गया तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर लोकसभा हो तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा हो तो लोकसभा में भेजा जाएगा। अब द्वितीय सदन के पास कई ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है? एक तो द्वितीय सदन कहते भैया अपने पास सीधे पारित करके भेज दे कि हमें कोई समस्या नहीं है, पारित कर दिया तो विधेयक पारित हो गया दोनों सदन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है द्वितीय सदन के पास कि वो कुछ संशोधन करके भेज दे कि नहीं भाई ये होना चाहिए इसमें। तीसरा है कि वह विधेयक को पारित ही ना करे। चौथा है कि वह विधेयक को ना ही इनकार करे ना ही स्वीकार करे और अपने पास रख ले। देखिए पहला जो ऑप्शन था अगर वो करती है कि भाई पारित करके भेज देती तो विधेयक पारित हो गया, राष्ट्रपति पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो संशोधन करती है, पारित नहीं करती है या अपने जेब में रख लेती है तो फिर समस्या पैदा हो जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि गतिरोध पैदा हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए द्वितीय सदन की सारी बातें प्रथम सदन मान ही लेता है तो कोई गतिरोध है ही नहीं है। अब जब पहले ऑप्शन वाली बात अगर आती है तो प्रथम सदन वाली का समर्थन हो गया तो पारित हो गया। लेकिन जब दूसरे ऑप्शन में अगर वो संशोधन करके भेज रहा है तो यदि प्रथम सदन संशोधन को मानता है तो फिर पारित हो जाएगा, नहीं मानता है तो माना जाएगा गतिरोध पैदा हो गया। पहला गतिरोध हुआ अगर नहीं मानता है। दूसरा, यदि वह पारित नहीं करता तो फिर माना जाएगा गतिरोध पैदा हो गया। अगर वह विधेयक को न पारित करता है और न वापस भेजता है तो फिर माना जाएगा गतिरोध पैदा हो गया। तीन केसेज में या अन्य कई केसेज में यह गतिरोध मान लिया जाए। अब गतिरोध के केस में क्या होगा? देखिए, साधारण विधेयक के केस में भारत के संविधान में अगर इस प्रकार का गतिरोध पैदा होता है तो उसके लिए एक सलूशन की व्यवस्था की गई है और वह है आर्टिकल 108, जिसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ज्वाइंट सेशन बनाया क्यों गया? देखिए,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन भारत जैसे देशों में जो कार्यपालिका है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना? तो ये माना जाता है कि जो वास्तविक प्रतिनिधित्व है संसदीय लोकतंत्र में वो लोकसभा के पास में है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जो हैं वो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये माना जाता है कि लोकसभा का समर्थन ही अभिभावी होगा, या लोकसभा की इच्छा ही अभिभावी होगी, वो भी राज्यसभा पर भी अभिभावी हो जाएगी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि साधारण विधेयक के केस में लोकसभा की इच्छा को अभिभावी बनाने के लिए ज्वाइंट सेशन की बात कर दी गई है। और क्यों अभिभावी हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। अगर आप ज्वाइंट सेशन करा दिए, ज्वाइंट सेशन में बहुमत करा दिए, तो किसकी संख्या ज्यादा है? लोकसभा की संख्या ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसकी इच्छा तो अभिभावी होवे करेगी, उसकी इच्छा तो माने ही जाएगी। तो साधारण विधेयक के केस में ज्वाइंट सेशन की बात हो जाती है। ठीक है ना? ज्वाइंट सेशन की बात हो गई, और ज्वाइंट सेशन में जाहिर सी बात है लोकसभा की संख्या ज्यादा है, इसलिए लोकसभा की संख्या ज्यादा होने की वजह से लोकसभा की जो इच्छा है वही होगी। और अगर लोकसभा द्वारा ये कानून लाया गया था तो पारित होना ही होना। ज्वाइंट सेशन में अगर लोकसभा की इच्छा के कानून है तो उसको पारित होना ही है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। ठीक है? अच्छा, अब एक शर्त यह हुआ कि भाई चलिए गतिरोध नहीं पैदा हुआ। गतिरोध की बात के मैंने आपको बता दिया कि साधारण विधेयक के केस में अगर गतिरोध होता है तो वो क्या होता है? उस ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन के माध्यम से पारित कर दिया जाता है, और पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। एक केस ये हो गया। अगर गतिरोध नहीं होता है तो लोकसभा ही पारित करती है, राज्यसभा ही पारित करती है, और इन दोनों के पारित होने के तक वो विधेयक ही रहता है। आप इसको अंदाजा लगाएं कि लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा अगर कोई प्रस्ताव पारित हो गया तब भी उसको क्या बोला जाता है? विधेयक, बिल। अब दोनों के द्वारा पारित हो गई, किसके पास पहुंचता है? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति के पास पहुंच रहा है तो राष्ट्रपति के पास भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? राष्ट्रपति तुरंत इस पर अनुमति प्रदान कर देता है या हस्ताक्षर कर देता है। अगर राष्ट्रपति तत्काल हस्ताक्षर, देखिए हर जगह कॉन्सेप्ट है, जितने चरण मैंने आपको बताया है ये गहन है, और हर चरण में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में उठ सकते हैं। आप केवल इसे विधेयक पारित होने की प्रक्रिया ना माने, इसमें सैकड़ों तथ्य छुपे हुए हैं। अब विधेयक जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति पास कितना केस है? या तो राष्ट्रपति तत्काल इसमें अनुमति